वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसका लेक्चर हमने देखा। जनरली ये एमसीक्यू पे है, कोई डिटेल कोर्स नहीं है इसमें। तो आज हमको वैसे डिस्कस करना है ब्रैग्स लॉ और उस पर कुछ क्वेश्चन देखने हैं। इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चन देखने हैं और थोड़ा बहुत एक्सआरडी देखना, मतलब ग्राफ देखना है उसका। और इसके बाद टाइम मिलेगा तो आगे देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं हम लोग गेट और जैम के। तो देखो, शुरुआत करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फॉर the given cases of the two-dimensional square lattice, which option are lattice cells? और ये lattice नहीं होगा, primitive lattice होगा। which are primitive lattice cell? अब देखो, सबसे पहले जाओ इसकी डेफिनेशन में। कल मैंने बताया था प्रिमिटिव लैटिस की लैटिस सेल के दो डेफिनेशन बताए थे। पहला काम है देखना कि कॉर्नर्स पे एक ही एटम हो, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक, और दूसरी डेफिनेशन ये थी, मतलब ये हो या और करके, कि जो एन इफेक्टिव होगा पूरे क्रिस्टल में वो 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहले वाले में। अगर ये पहला है तो देखो, इसमें हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो इसका मतलब ये तो हमारा प्रिमिटिव हो गया। सेकंड पे देखेंगे, इसमें भी हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो ये भी हमारा सही है। अब थर्ड वाला देखेंगे, कॉर्नर्स पे तो कोई भी एटम नहीं है बट अंदर इसके एक एटम है, तो ये वाला भी पॉसिबल है। फोर्थ में देखेंगे वही सेम केस, थर्ड वाला, ये भी पॉसिबल है क्योंकि एन इफेक्टिव 1 हो या कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम हो। अब इसमें बात करेंगे, इसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही, पर लेकिन दो इसके एच पे भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए, अगर एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको अगर इस तरीके से फिर करेंगे तो ये दो के साथ शेयरिंग करेगा, नीचे वाला भी दो के साथ शेयरिंग करेगा। तो इसको जब ओवरऑल देखेंगे, ये चार मिला के तो एक देंगे, मतलब 4 × 1/4, क्योंकि ये चार से होंगे ना, एक इधर पे होगा तो ये इससे शेयर हो जाएगा, एक इधर होगा। मतलब ये वाला जो मेरा एटम है, ये एक इससे शेयर हो रहा है, 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 मतलब ये चार से शेयर हो रहा है, तो 4 × 1/4 हो जाएगा। अब बात इस वाले की रही है जो इंटरनल में, मतलब इसके एच पे या फेस पे कह दो, तो ये वाला सिर्फ एक इससे है और इससे, मतलब दो से शेयरिंग चल रही है। इसको करेंगे तो +2 × 1/2, तो हम देखेंगे ये आएगा 1 + 1 = 2। तो हमारा एन इफेक्टिव 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा 1 2 3 4 है, मतलब ऑप्शन में रहेगा कि ये 2 3 4 कौन कौन सा, तो टिक मारना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है, ये जैम 2005 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NaCl क्रिस्टल? तो NaCl क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन दे रखा है कि पहली बात तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, एक एटम बेस के साथ। तो ये गलत है क्योंकि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, और ऊपर से NaCl दो दो है, मतलब इसमें दो बेसिस होंगे। फिर कह रहा है कि ये एक बेसिस है, FCC है, ठीक है, पर लेकिन इसमें एक एटम बेसिस है, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमसे कह रहा है कि चलो मान लेते हैं सिंपल क्यूबिक है पर दो एटम बेसिस है, तो नहीं, पहली बात तो ये SC नहीं FCC होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, इट इज FCC विथ 2 एटम बेसिस। तो ये वाला भी हो गया। अब थोड़ा NaCl का बात आया तो NaCl क्रिस्टल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा, क्रिस्टल कैसे होता है इसका। देखो, NaCl में हमारे पास Na+ है, Cl- है। Na+ मेरा कैटायन है और Cl- हमारा एनायन है। तो यहाँ से एक समझ में आती है, कैटायन हमेशा साइज में स्मॉल होते हैं। साइज होता है कैटायन का लेस देन होता है एनायन का, तो इसके वजह से हम लोग एनायन को जर्नली पैकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, पैकिंग इन द सेंस जैसे FCC हो गया या HCP हो गया, तो पैकिंग में हमने एनायन को यूज किया, और कैटायन को हम लोग वर्ड्स में यूज करते हैं, लाइक टेट्रा हाइड्रल हो गया या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गए, तो इनमें हम लोग कैटायन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मतलब Na+ हमारा स्मॉल है, Cl- है, तो जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर होता है FCC का, तो इसका मतलब जो FCC के पैकिंग के लिए हम लोग पूरे, मतलब इसके फेस सेंटर पे और कॉर्नर्स पे Cl- को लेंगे, क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज में।
अब भाई कैटायन वॉइड्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो जहाँ वॉइड्स होगा या जगह खाली होगी वहाँ कैटायन को भरना आसान होगा एनायन के कंपेरिजन में। अब अगर हम लोग डब्बे में भी कोई मिठाई भरते हैं तो पहले बड़ी बड़ी मिठाई डालते हैं, फिर जब जगह मिल जाए तो उसमें छोटे छोटे मिठाई डाल देते हैं, या बूंदी कह लो, बूंदी डाल देंगे उसमें, है ना। तो हर जगह पे इसको बना दिया जाए इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से। तो हमारे सारे कॉर्नर्स पे और फेसेस पे Cl माइनस होते हैं। और अब बात करते हैं दूसरा जो बचता है एनायन। तो एनायन कहाँ जाएगा, जितने भी हमारे एज होंगे और एक बॉडी सेंटर पे जाएगा, ठीक। तो सारे एजेस पे, मतलब एक एज ही हो जाएगा ये इधर पे, जितने भी एजेस हैं सब पे, और एक बॉडी सेंटर पे जाता है, ठीक। इधर एक बच्चा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये वाले हमारे सारे Na प्लस हैं और ये वाले हमारे Cl माइनस है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि Na कहाँ पे होता है, Cl कहाँ पे होता है। तो देखिए, जो Cl माइनस होते हैं हमारे, ये कॉर्नर्स पे होते हैं और ये हमारे फेस पे होते हैं। ओके, तो अगर Cl एटम पर यूनिट सेल देखें तो कितने हो जाएंगे, Cl एटम पर यूनिट सेल। देखो 8 तो कॉर्नर्स वाले हैं, तो वो 8 के 1/8 कर देंगे कि 8 जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बाकी 6 फेसेस पे हैं तो इंटू 1/2 कर देंगे, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ से 8 8 2 3 4। ओके, है ना। यहाँ देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हो गए और बाकी 6 फेसेस हो गए। अब अगर Na प्लस की बात करें तो ये हमारे होते हैं एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल वाइड, है ना। एक उसको हाईलाइट कर लो, पूछ सकता है कि किस वाले पे है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और बाकी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा एज पे रहता है, मतलब जितने एज है सब पे रहता है, एज सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर पे तो एक है और एज पे कुल 12 है। देखो 12 एक 13 होना भी चाहिए था। Na के 13 आइटम होते हैं और Cl के 12 होते हैं ना, 8 12, ठीक। तो इसको करेंगे बॉडी तो 1 पे है और एट सेंटर पे 12 पर, लेकिन ये 4 से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 1/4 करके 3। तो इसका भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल में 4 आता है। चलिए, ये NaCl की बात होगी, इसमें और कुछ खास नहीं था। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये भी है, ये भी FCC से रिलेटेड है। ये हमारा 2008 में है जैम के। तो क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द सेकेंड नेबर डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस in an FCC lattice is, ओके, ऑप्शन है 2√2, B 2, 3, D√2। इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। तो वो हमसे कह रहा है कि FCC है, तो मतलब फेस सेंटर्ड हो गया, तो सारे एक एक कॉर्नर्स पे होंगे और हमारे फेस पे होंगे, और हमको चाहिए किसका, सेकंड नेबर का चाहिए विद द नियरेस्ट नेबर, रेशियो निकालना है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका, एक आइटम यहाँ होगा, एक इधर होगा, यहाँ होगा, हर फेस पे एक एक, और एक इधर आगे वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे।
तो अब देखो हमको निकालना है, पहले फर्स्ट नियरेस्ट एटम देखते हैं। ये वाला फेस वाला है, तो अगर इस पैसे में जोड़ दो इस तरीके से, तो जो इतनी दूरी होगी, एक या तो ये वाला फर्स्ट नियरेस्ट हो सकता है या फिर ये वाला फर्स्ट नियरेस्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा हम लोग निकालते हैं कितना किसका आता है। देखो ये दूरी तो ए ही होगी इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की बात करेंगे, अगर ये ए, तो बाई पाइथागोरस ये वाला हमारा आ जाएगा √2a। और अगर इतनी सी दूरी निकालें, क्योंकि एटम यहाँ पे है ना, तो ये वाला हमारा आ जाएगा √2a/2। ठीक हो गया। फर्स्ट नियरेस्ट, तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा a/√2। तो देखो ये इसको, ये a है और a/√2, तो इसमें a स्मॉलर है, तो इसका मतलब फर्स्ट नियरेस्ट एटम तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम a/√2 पे और सेकंड a पे है। तो हमको रेशियो इसी का निकालना है, तो कर देते हैं हम लोग। सेकंड नियरेस्ट एटम लिखो, द रेशियो ऑफ सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस, तो सेकंड हमारा a है, ये सेकंड है, तो a/a/√2, a से a गया ऊपर √2 चला गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, एक और है काफी फेमस क्वेश्चन जो कि हमको डायमंड क्यूबिक से हेक्सागोनल से पूछेगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ C/A इन HCP। तो HCP में हमारा C/A का रेशियो क्या होता है, इस तरीके से रहता है HCP, थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है पूरा, हर कॉर्नर्स पे एक एक आइटम होते हैं। एक यहाँ सेंटर पे होता है, इधर भी सेंटर पे होता है, एक आइटम यहाँ होता है, एक इधर, तीन आइटम इंटरनल होते हैं। तो ये ए बी टाइप का होता है, ए बी टाइप। ये वाली लेयर ए हो गई, ये लेयर बी हो गई, वापस लेयर ए हो गई, फिर वापस एक लेयर आएगी बी की, मतलब ये तीन से नीचे है, ये तीन ऊपर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहूँ, तो इसमें कोऑर्डिनेशन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए और 3 नीचे, ठीक है, 7 8 और एक 9, और ठीक ऊपर होंगे 3 10 11 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 आता है। अब हमको A/A का रेशियो, C/A का रेशियो चाहिए, ये डिस्टेंस होती है C, क्योंकि एसपी में क्या होता है, A = B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है। ये हो गया, और बाकी हमारे यही है A और B। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। A/C का जो, नहीं, C/A का जो रेशियो होता है वो होता है √8/3। ठीक, ये हो गया इतना। और क्वेश्चन देखती हूँ, एक और क्वेश्चन है जो इसमें बढ़िया है, पैकिंग फ्रैक्शन से है ये। तो ये हमारा है जस्ट 2013 का। अ फ्लैट surface is covered with non-overlapping disc of same size, white नहीं right,
व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया दैट इज कवर्ड। एक ऑप्शन है 3/π, 5π/6, 6/7, π/2√3। देखो डायग्राम इसका इस तरीके से, एक सर्किल, 2, 3, यहाँ से ट्रायंगल है इसमें। तो हमको बताना है कि ये जो पोर्शन है कितना एरिया कवर है, ये कितना आएगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे पहले तो हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर हम इन जो सर्किल शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का निकालेंगे एरिया, शेडेड पार्ट एरिया। तो हमको जो फ्रैक्शन ऑफ एरिया चाहिए कवर्ड, ऐसे कर देते हैं कवर्ड एरिया, मतलब मैथमेटिक्स ही लगानी है और कुछ नहीं करनी है, वो भी एसएससी वाली मैथमेटिक्स लगानी है। कवर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो हर एक ये एंगल 60 बनाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये यहाँ से दूरी 2r हो जाएगी। जैसे सपोज कर लो ना कि इसका अगर r रेडियस है तो ये 2r हो गई, और ये 60 डिग्री एंगल है। अगर ये 60 तो ये ऐसे 6 में बटा होगा, 360/60 करेंगे तो 6 में डिवाइडेड होगा ना इतना एरिया। तो हम सर्किल का एरिया निकाल के उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा πr²/6। बट ऐसे कुल 3 सर्कल्स हैं तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 और 2, तो आंसर आ गया π²/2। ये हो जाएगा πr²/2। अब देखो एरिया हमको चाहिए ट्रायंगल का, ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। अब यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 2r है, तो इसको पुट कर देते हैं, √3/4 2r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही आएगा π/2√3, और इसमें मेरा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये भी हो गया। अब हो गया, अब चलते हैं हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे, और तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और मिलर इंडिसेस भी देखना है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/d HKL। HKL क्या है मैं बता रही हूँ, मिलर इंडिसेस है। ये होता है 1/h²/a² प्लस k² तो b² प्लस HKL²/c² अंडर रूट में। ठीक, एक ये फॉर्मूला याद रखे रहो। अब दूसरा बात करते हैं ब्रैग्स लॉ में। ठीक है, इसको भी रखे रहो लिख के, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैग्स लॉ, तो ब्रैग्स लॉ हमको कहता है 2d sin थीटा b इक्वल टू एल लैम्डा होता है। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें पैरामीटर बता देती कौन क्या है। ये हमारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ये हमारा ब्रैग्स एंगल है, डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, और एन है ऑर्डर। थोड़ा डायग्राम से मैं बता देती हूँ कि कौन सा एंगल है ये थीटा वाला। इसको या अच्छे से लिख लो, थीटा बी के लिए ये है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड सरफेस ऑफ लैटिस। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, बनाती हूँ।
ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है हमारी रे, ऐसे जा रही है, यहाँ से भी एक इंसिडेंट हो रही है रे, और ये यहाँ से इधर गई। तो क्या होगा कि हम यहाँ से हमने रेज भेजी हैं जो कि सेम फेस सेम एंगल मतलब मोनोक्रोमेटिक है और कोहेरेंट है, तो ये ऐसे जा रही है सेम फेस के साथ, इस तरीके से जा रही है। यहाँ से ये डिफ्रेक्ट हो गई और यहाँ पे जाके यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको चाहिए होगा एल लैम्डा। ठीक, तो अब हमको यहाँ से पार्ट डिफरेंस चाहिए, जिसे क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, जो मेरा पार्ट डिफरेंस हो वो एल लैम्डा हो जाए। तो ये पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल दिखाना था ना मुझे, कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला एंगल थीटा बी है। सेम यहाँ पे भी ये एंगल थीटा बी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस कितने का है, ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखा जाए ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है। एक की वैल्यू आती है डी साइन थीटा, सिंपल ज्योमेट्री है। दूसरे की वैल्यू आती है डी साइन थीटा। तो यहाँ से हमको मिलता है कि जो मेरा पार्ट डिफरेंस मतलब 2d साइन थीटा है, थीटा मतलब थीटा बी है यहाँ पे, ठीक, थीटा बी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एल लैम्डा। तो यहाँ से फॉर्मूला आया है। अभी के वेक्टर में भी इसका अलग फॉर्मूला होता है, जब रेसिप्रोकल लेटिस में देखेंगे तो 2d साइन थीटा या थीटा बी इक्वल टू एल लैम्डा। तब क्वेश्चन में हमको कैसे फंसाएगा, क्वेश्चन में क्या देगा वो, एंगल ये वाला एंगल ना देके हमको ये वाला एंगल दे देगा। ठीक है, ये वाला एंगल दे देगा और ऑप्शन पर ये भी रखेगा, और इसमें हम लोगों का हो जाएगा थोड़ा गलती। तो तब जब करेंगे, अगर हमको जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन में ऐसे देगा, मतलब इस तरीके से देगा और मुझे देगा ये वाला एंगल और पूछेगा ब्रैग्स लॉ, ऑप्शन मिलेगा हमको 2d साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, 2d cos थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, डी cos थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। तो हम लोग ये हड़बड़ी में वाला आंसर मार के आ जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत। तो इसको में कुछ नहीं करना है, बस एंगल का तो लोचा है। देखो ये पूरा प्लस होके 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 इक्वल टू थीटा बी प्लस थीटा होगा। जैसे थीटा बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमको रखना तो थीटा बी चाहिए होता है ना, 2d साइन थीटा बी, अब थीटा जी का पे रख दो, 90 माइनस थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। तो यहाँ से मिलेगा 2d कॉस हो जाएगा, अभी कॉस थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। तो मेरा आंसर कौन सा सही है, ये वाला सही है। चलो ठीक, अब ये हो गया, और देखते हैं। ठीक है, यहीं से एक्स आर डी में भी थोड़ा बढ़ते हैं। देखो हमको पता है नाउ वी हैव 2d साइन थीटा बी इक्वल टू होता है लैम्डा, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2d। ठीक, अगर जैसे किसी भी क्या कहते हैं, कोई सोर्स हो मेरा, ठीक है, लाइट सोर्स, तो उसके लिए लैम्डा तो कांस्टेंट होगा, डी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो साइन डी थीटा भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/d के। और डी होता है क्या, 1/√में h² बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस L² बाई सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, थोड़ा सॉल्विंग इसको कर देते हैं। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √में h² प्लस के स्क्वायर प्लस L² के। देखो ये d का वैल्यू है, 1/d करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा h² प्लस के स्क्वायर प्लस L²। तो ये चीज़ हमको बताएगी, पीक्स बताएगी, पोजीशन
ऑफ पीक्स बताएगी। ठीक, इंटेंसिटी इससे नहीं पता चलेगी, इंटेंसिटी पता चलेगा एक तरीके से कितना ये डिजेनरेट कह लो, अगर क्वांटम की भाषा में कहेंगे उससे पता चलेगा। तो हमको पोजीशन ऑफ पीक्स इससे पता चलेगी। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो मिलर इंडिसेस का तो अच्छा ही है, तो बेटर समझ में आएगा। अगर ये हमारा ग्राफ होता है 2 थीटा बी और आई के बीच का इंटेंसिटी, तो पीक्स जब आएंगे इस तरीके से पीक्स आएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 110 और 100 है, तो ये एच का वैल्यू है, ये के का वैल्यू है, ये एल का वैल्यू है। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे ये पहला वाला देगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस जीरो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 के हो गया। अगला बताएगा कि साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये हमको देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 2 के। ठीक, अब देखो यहाँ से ये ज़्यादा प्रोपोर्शनल है, मतलब कि नंबर ज़्यादा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे होगी। इसका मतलब ये चीज़ बड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा मेरा बड़ा है, तो बड़ा है तो ये थीटा वाले पे ज़्यादा दूरी पे आएगा, मतलब ये कुछ इधर पे आएगा इस तरीके से, और 1 है मतलब ये इधर पे आएगा, तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया 1 1 1 के लिए, इसको 1 कर दो, और ये किसके लिए आ जाएगा 1 0 0 के लिए। ठीक, ये हो गया इतना। और भी इसी में कर सकते हो, अगर मान लो कि 1 1 1 वाला भी रहता, 1 1 0 वाला रहता, तो इसके लिए भी करते हैं 1 1 ये 3 रहेगा 3, और स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, स्क्वायर नहीं रहेगा किसी में भी। ठीक, इसके लिए करेंगे तो ये वाला डायरेक्टली ओपन 2 क्या आएगा, ये वाला ये 3 है, तो यहाँ पे एक पीक और आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 1 0 के लिए। अब देखो मैंने ना इनकी पीक्स को थोड़ा छोटा बड़ा बनाया है, तो ऐसा क्यों बनाया है उसके लिए भी बताते हैं। क्योंकि हमारी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है पोजीशन का निकाला, अब इंटेंसिटी के लिए अलग है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। अब ये मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या है, देखिए जैसे 1 0 0 है, इसके सारे कॉम्बिनेशंस क्या होंगे या इसकी पूरी फैमिली क्या होगी, फैमिली को थोड़ा से दिखाते हैं, तो इसकी पूरी फैमिली क्या होगी हमारे पास, या तो 1 0 0 कर लेते हैं, या 0 1 0 कर लिया जाए, या 0 0 1 कर लिया जाए, या फिर बार 0 0 कर दिया जाए, बार का मतलब होता है -1 से। और अगर बात करते हैं 0 1 बार 0 कर दिया जाए, या फिर 0 0 1 बार कर दिया जाए, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया 0 1 0 का। और अगर करना चाहें 1 1 0 का, तो इसके भी इस तरीके से बन जाएंगे 1 1 0 1, इस वाले को तो इसको भी लिखो 1 0 0, हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 1, इस तरीके से ऑन चलता जाएगा, तो देखेंगे इसके नंबर्स कम आएंगे, इसके नंबर्स ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए इसका पिक थोड़ा लंबा है, इसका पिक थोड़ा कम लंबा है, इस हिसाब से इसको करेंगे ना। इस पे भी एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्लियरेंस हो जाएगा। Which of the following which of the following XRD is correct for 110 110, और बात करते हैं 111 की। हाँ, इसमें एक चीज़ और करना कि 111 का ना कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 111 में मल्टीप्लिसिटी 8 आएगी और 110 में मल्टीप्लिसिटी 12 आएगी। देख लेंगे अभी कैसे आएगी, ये वही क्वेश्चन है सेम। 111 प्लेन्स, तो ऑप्शन ए है, ये 111 के लिए है, 110 के लिए है। तो जस्ट रिवर्स कर देते हैं, ये 111 के लिए हो गई,
ये 110 के लिए हो गई। और एक और ऑप्शन डाल देते हैं, इसको बड़ा करके इसको छोटा कर देते हैं, पर इसको रिवर्स कर देते हैं, 111 110। सेम यहीं पे करेंगे ऐसे करके, 110 111 ए बी सी डी। तो अब बताना है कौन सा इसमें सही है। पहले तो हम लोग पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन किसकी कहाँ पे आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा, बी डायरेक्टली पूछना होता है स्क्वायर एल स्क्वायर के स्क्वायर और के स्क्वायर के। तो पहला वाला करेंगे 1 + 1 2 हो गया 110 के लिए, और दूसरे के लिए करेंगे 111 के लिए करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्टली पूछ हो जाएगा 3 के। तो इसका मतलब ये वाला प्लेन तो बाद में आएगा, मतलब ये थीटा है ना, इसके बाद वाला आएगा। तो इसमें 1 ठीक है, ये भी ठीक है, बाद में आ रहा है, ये पहले आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें भी पहले आ गया तो गलत हो गया, इसमें बाद में आती है। अब इन दोनों में देखना है कि इंटेंसिटी कैसी होगी, तो मल्टीप्लिसिटी देखना है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी देखेंगे 1 1 0 1 हो गई, 1 0 1 1 हो गई, इस तरीके से चलते जाना। टोटल आनी चाहिए 12, ये आप पे है, घर पे बना लेना सारे, ठीक है। मतलब 1 बार को भी कंसिडर करना, 1 बार का मतलब होता है -1, मतलब एक्सिस एक पीछे हो गई, नेगेटिव एक्सिस हो गई। 1 1 1 इसको भी देखना है, तो 1 1 1 की देखेंगे तो इसकी 8 आएगी, तो यहाँ से ऑप्शन मेरा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी हो गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मिलर इंडिसेस की। मिलर इंडिसेस की एंड प्लेन्स की। देखो मिलर इंडिसेस और एक होता है मिलर्स ब्रेविस मिलर इंडिसेस, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो ब्रेविस मिलर इंडिसेस होती है HKIL होती है, कैपिटल नहीं होता सब। और जो मेरी मिलर इंडिसेस रहती है स्मॉल में होती है HKL। इनके बीच में ध्यान रखना, कभी कॉमन नहीं लगा रहता है। तो पहले हम लोग प्लेन बनाना सीखेंगे, फिर कैसे बाकी इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखो प्लेन बनाना है, मिलर इंडिसेस गिवन है 1 0 0, तो कैसे बनाएंगे, पहले बॉक्स बनाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी मिलर प्लेन्स जो होंगे, प्लेन बनाना है आपको, जो प्लेन्स होंगे उसको ओरिजिन पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसको डायरेक्शन दे दो x y z। तो हमको प्लेन बनाना है, ये x है, y है, ये z है। तो देखो कह रहा है कि x पे चलो 1, x पे चलो 1 यूनिट। हमको हम लोग इसको जनरली 1 यूनिट का मान के चलते हैं सबको। तो x पे चलते हैं 1 यूनिट, हम लोग 1 यूनिट है। y पे कह रहा है कि तुम कुछ भी मत चलो और z पे भी मत चलो, तो डायरेक्ट यही प्लेन बचता है। और कट करके भी देख लो, अगर ये एक 3D में इसको ऐसे जैसे ऊपर से एक आरी डालो इसके ऊपर ऐसे, तो इसकी वजह से x को कट करेगा और कहीं y और z को कट नहीं करेगा, और x को भी कट करेगा 1 पे। ये ओरिजिन O है। सिमिलरली अगर बनाना चाहें हम लोग 0 1 0 प्लेन, तो क्या करेंगे, देखो इसी में चलते हैं, अच्छे से बनाते हैं। तो 0 1 0 ओरिजिन है ये हमारी। x y z। तो देखो हमको y एक्सिस पे जाना है 1 यूनिट, y एक्सिस पे 1 यूनिट चले, ठीक है। हर जगह से y एक्सिस पे 1 1 यूनिट आ जाओ, पर लेकिन x पे कुछ नहीं जाना, उस पे कुछ जाना, तो यही प्लेन बचता है। तो दिस इज आवर प्लेन। तो इसी तरीके से 0 0 1 खुद से ट्राई करना। आगे चलते हैं 1 1 0 पे। वैसे जो आंसर में मिलर प्लेन बनाने वाला क्वेश्चन आया है वो 2 ही आए हैं, कोई पता नहीं, कोई भी 2 आए हैं, 1 1 1 एक शायद उसमें, और एक कोई एक है, और हमेशा वही रिपीट भी होता है, ये भी नहीं कि चेंज भी कर दें। तो यहाँ पे हमको बनाना है 1 1 0 का। फिर से एक्सेस बना दो, y z x
तो देखो इसके प्लेन के लिए क्या करेंगे, 1 चलना है एक्स पे, मैं एक्स पे 1 चली, वाई पे भी 1 चलना है, वाई पे भी 1 चल दो बस, और कहीं नहीं जाना है। तो सेम इसके ठीक ऊपर कर दो, इधर कर दो, क्योंकि ये भी तो एक्स का ही प्लेन है ना यार, एक्स के प्लेन में ऊपर ही तो रहेगा। तो इसको ये यहाँ से ऐसे जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, ये मेरा प्लेन बन गया। इसी तरीके से हम लोग 0 1 1 भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा ये वाला। तो इस पे जो चलेंगे, एक्स पे तो ये एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स पे तो कुछ भी नहीं जाना है, इसको छोड़ दो अब की बार। वाई पे चलना है ये वाली डिस्टेंस है ना, ए यूं चलनी, और जेड पे भी चलनी है इतनी देखो, तो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। हमको क्या मिलता है, एक ये मिल गया और एक हमको ये मिल गया, हमारा ये प्लेन हो गया। तो 1 0 1 फिर से ट्राई करिएगा। अब थोड़ा नेगेटिव में देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ नेगेटिव को 1 बार से दिखाते हैं, तो फिर अगर करना है 1 बार 0 0, इसको पहले शो करते हैं। अब पहले ही मैंने बताया कि ओरिजिन से कभी भी प्लेन को पास नहीं करवाना है, तो इसके लिए ओरिजिन को करना पड़ेगा सिर्फ। जनरली पहले हमारी ओरिजिन ये थी, पर देखो अगर -1 की बात करेंगे तो -1 तो इस पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इसको इधर x ले रहे हैं ना, और इधर पे y ले रहे हैं, इधर पे z ले रहे हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पर मुझे चाहिए नेगेटिव एक्स। अगर मुझे नेगेटिव एक्स चाहिए तो मैं ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दूँ, मतलब मैं यहाँ पे ओरिजिन ना लेके अगर मैं यहाँ ओरिजिन ले लूँ, देखो ये वाला पॉजिटिव साइड है, तो इसके इधर वाला नेगेटिव साइड ही होगा, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा, ये जो होगा, ये -1 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे यही थोड़ी सी निंजा टेक्निक लगाते हैं, हथौड़ी की। तो ठीक है, अब देखो वही हो गया। तो यहाँ से चलेंगे 1 यूनिट पीछे, इधर चल दिए। अब भाई एक्स पे कुछ नहीं वाई पे कुछ नहीं जाना, जेड पे कुछ नहीं जाना, तो यही वाला प्लेन बचता है मेरा। और इसको विजुलाइज भी करो, देखो ये आगे का प्लेन है, फ्रंट, और ये बैक है। तो और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ठीक -1 पे उसको ऐसे कट कर रहा है। ये हो गया। अगर मान लें यहाँ हमको कुछ 1 बार 0 दे रखा है, तब क्या करेंगे, अब की बार फिर से ओरिजिन शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अब इधर बात करते हैं तो इधर साइड पे सारा पॉजिटिव है और इधर साइड पे नेगेटिव है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नेगेटिव में जाए तो मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दूँ शिफ्ट। तो अब हम कलाकारी क्या करेंगे, इसको बना लेंगे ओरिजिन। तो देखो कैसे करेंगे। मुझे दिखाना है 0 1 बार 0, तो ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन को अब मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे -5 दिखाना है। अगर मेरा ओरिजिन यहाँ पे होता तो मैं -5 कहाँ दिखाती, इधर पीछे तो नहीं दिखा पाती, इसलिए मैंने ओरिजिन ही इतना शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन शिफ्ट करके ऐसे कर दिया, ये इधर पे जेड कर दिया, इधर पे एक्स कर दिया, इधर पे वाई कर दिया। देखो वाई में मुझको चलना है माइनस, तो मैं ये चली, ठीक है, और जेड पे 0 इधर 0, तो यही प्लेन बचता है, प्लेन हो गया इस तरीके से। अब दोनों ही नेगेटिव हो, जो सपोज कर लो, 1 भी नेगेटिव हो गया, एक्स भी, वाई भी नेगेटिव हो गया, और ये पर 0 ये भी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना बने इसलिए, तो इसके लिए इस प्रकार से बनेगा। तो इधर अब देखो x को भी पीछे जाना है, y को भी पीछे जाना है। तो इधर पे तो मैंने ओरिजिन ली थी जब मेरा एक x था पीछे जाने के लिए, और यहाँ पे मैंने ओरिजिन ली थी जब मेरे को y पे जाना था। अब मैं इधर अगर ओरिजिन ले लूँ, सपोज कर लो, तो मेरे लिए कितना बेनिफिट होगा। इसको मैं यहाँ पे z कर दूँ, ये वाला हम लोग y कर देते हैं, और ये वाला x कर देते हैं। ठीक है, हमने ओरिजिन को पूरी एकदम अलग शिफ्ट कर दी। देखो यहाँ से मैं नेगेटिव में मुझे चलना है y, क्योंकि ये वाला पोजीशन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में y मतलब ये इधर पे है, और पॉजिटिव में x मतलब ये इधर पे है। तो अब की बार ये वाला बनेगा प्लेन। ठीक, अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि 1 1 1 वाला, ठीक है, इसका मैंने शायद प्लस वाला भी नहीं बनाया, तो बना देते हैं। नेगेटिव वाला मैं बना दूँ, प्लस वाला खुद से बना लीजिएगा।
ठीक, मैं नेगेटिव बना रही हूँ बार वाला। तो मुझे ओरिजिन शिफ्ट चाहिए होगी, और मुझे जेड में भी चाहिए होगी ना शिफ्टेड। तो देखो, अब इन दोनों के लिए तो मैंने इधर शिफ्ट की ही थी, और जेड मेरा इस डायरेक्शन में ना, जेड इस डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। तो मुझे जेड नेगेटिव चाहिए, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए मैं ऊपर कहीं ओरिजिन बनाऊंगी। तो अब मैं इधर पे ओरिजिन बनाऊंगी। ठीक, तो देखो ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, ऊपर जेड हो गया। चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पे एक्स नेगेटिव आना है, तो ये वाला अगर एक्स है, एक्स नेगेटिव मतलब ये इधर जाएगा पीछे, यही तो होगा एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव चाहिए तो ये इधर पे आएगा, और जेड नेगेटिव चाहिए तो इधर पे आएगा। तो कैसे बनेगा, ये वाला प्लेन बनेगा मेरा। ठीक, ये बन गया प्लेन। तो मेरे ख्याल से प्लेन का बेसिक आइडिया हो गया होगा किस प्रकार से बनाना है प्लेन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से मैं सिखाती हूँ कि इंटरसेप्ट से कैसे मिलर इंडिसेस बनाना होता है। इसमें मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। ये पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना सीखा उसके ऊपर। देखो ये क्वेश्चन है, जैम 2009 का है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जैम में। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आर इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। द फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, तो मतलब एन का वैल्यू 1 हो गया। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311। मुझे HKL का भी वैल्यू दे दिया। प्लेन occurs at an angle of 30 डिग्री, थीटा का भी दे दिया वैल्यू, फ्रॉम द प्लेन। तो कह रहा है कि द लैटिस, एक ही चीज तो बचा, यही बचा, तो लैटिस कांस्टेंट ही पूछेगा, पैरामीटर। तो एक को हम लोग लैटिस पैरामीटर या कांस्टेंट कहते हैं। द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल in Armstrong is, ऑप्शन है 1 √3 √11/2 √11। चलो सॉल्व करते तो पता चलेगा। फॉर्मूला तो हमको चाहिए क्या, ए की वैल्यू चाहिए। हमने पढ़ा है कि बाय ब्रैग्स लॉ 2D साइन थीटा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं थीटा लिख रही हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा के, जहाँ पे एन का वैल्यू मेरे को 1 गिवन है। डिफाइन करने के लिए आसान तरीका है, हमको प्लेन दे रखा है, प्लेन है हमारा 311 प्लेन, फाइंड करना है। देखो इसका अगर मैं प्लेन बनाना चाहूँ ना, तो इसका प्लेन भी बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो जनरली हम लोग मानते हैं 1 यूनिट इसको, तो 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी भी हम 1 यूनिट ही मानेंगे। इसको हम लोग 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैंने इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया तो मेरा 3 तो 1 हो जाएगा, बट ये दोनों मेरे 1/3 हो जाएंगे, है ना। तो इसको कैसे बनाऊंगी मैं, एक्स वाई जेड, तो इधर शुरू करते हैं। एक्स पे चलना है मेरे को पूरा 1 यूनिट, वाई पे चलना है मुझे हाफ यूनिट, हाफ नहीं, हाफ का कम चाहिए, 1/3 कुछ। तो इस पे भी जेड पे भी चलना है 1/3 कुछ, जेड पे ये कर रहे हैं इसमें, तो में तो कुछ इस तरीके का एक प्लेन बनना चाहिए। तो आपको ये प्लेन गिवन है,
चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। गिवन है 2g sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, तो d की पहले वैल्यू निकालते हैं, d भी फाइंड करना पड़ेगा। d की वैल्यू होती है 1/√में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और a अपॉन ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंपल क्यूबिक है ना, तो हर जगह पे a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा, तो कॉमन लेके इसको ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसमें पुट कर, इसको फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा एच के एल की वैल्यू 3 है, तो 9 1 1 11 a/√11। इसमें पुट कर दिया जाए 2 इंटू a/√11 साइन, और थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा हमको 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रहा है, उसको आर्मस्ट्रॉन्ग भी रखने दो क्योंकि आंसर में आर्मस्ट्रॉन्ग में ही चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज 2a/√11 साइन इसका होगा 1/2 इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2 से 2 कट जाएगा, a इक्वल टू रूट में 11 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैच करते हैं कौन सा वाला है, डी ऑप्शन सही है। एक सेकंड, और भी क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको भी देख लो। अच्छा, 1 मिनट, ये वाला जो मैंने प्लेन बताया हुआ है ना, इसको एक सेकंड के लिए इसको नोट मत करना, थोड़ा बाद में देखेंगे इसको प्लेन्स, शायद कुछ गलत है इसमें। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा at which the first order peak in X-ray, तो वो फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब n का वैल्यू 1 है। एक्सरे का वेवलेंथ भी दे रखा है 1.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। डिफ्रैक्ट, द डिफ्रैक्शन corresponding to 111 plane of a simple cubic structure, simple cubic structure with the lattice constant। अब की बार a का वैल्यू दे दिया है, a इक्वल टू 2.65 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली, जो मेरा थीटा है ना, थीटा तो निकालना है, तो इसकी वैल्यूज है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और डी गिवन है 60 डिग्री। ये जैम 2010 का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना कुछ है, मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर आएगा 30। वही पहले हमको D111 निकालना है, बाय फॉर्मूला सिंपल क्यूबिक है। ठीक, इसके बाद हम लोगों को फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना है a/√में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से, ये आ जाएगा a/√3 यहाँ तक। ठीक, a का वैल्यू पुट कर लेना, निकाल देना इसको, फिर हमको यहाँ से पता है कि 2d साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा होता है, वहाँ से उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको कर सकते हैं पूरा। चलो आगे चलते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं जिस प्रकार से है। अब चलो मिला इंडिसेस कैसे निकालना है उसको देखते हैं।
हाउ टू फाइंड मिलर इंडिसेस। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा 211। अच्छा ये कौन सा प्लेन था, अगर यही वाला हो तो इससे वो भी हो जाएगा 311। इसी को लेके चलते हैं 311 को। नहीं चलो नया क्वेश्चन लेते हैं। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो जो मैंने ऊपर बताया ना वो गलत है, इसको मैं फिर से बताऊंगी, इसलिए मैंने इसको रोक के रखा हुआ है। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस कांस्टेंट ए, ठीक है, वन प्लेन अमंग अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ये 11 नहीं, पैरेलल का सिंबल है। intercepts x y एंड जेड एक्सिस। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2a पे, a पे एंड a पे रिस्पेक्टिवली, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो द इंटर प्लेनर स्पेसिंग इज, आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है, पर डी निकालने के लिए एच चाहिए होगा ना, और एच इसमें से ही आएगा। ऑप्शन ए है a/√6, बी है ए, सी है a/√6, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, डी है a/3। ये क्वेश्चन है जैम, ये जीपी का है, ठीक है, और ये है 2007 का। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है मिलर इंटरसेप्ट को लिख लो सॉल्यूशन, तो ऐसे ही सॉल्व करना है हर जगह पे। इंटरसेप्ट लिखो, इनकी वैल्यू है 2a a a, ठीक है। अगला काम है कि इनको लैटिस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय लैटिस कांस्टेंट्स। देखो यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट मेरा क्या है, a है, क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हो जाएगा 2 1 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका रेसिप्रोकल लो। नेक्स्ट स्टेप है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा मेरा 1, इधर हो जाएगा 1, ठीक। अगला स्टेप करना है मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मतलब एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ये वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 1 2 2, तो दिस इज आर मिलर इंडिसेस, और इसको इस ब्रैकेट में लिख दो, मिलर इंडिसेस। तो ये क्या वैल्यूज आएंगी इसकी, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा मेरा l। तो आपको निकालना d था ना, तो d h k l क्या होता है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो a ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट में h स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 4 + 4, तो ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, तो a/3, तो a/√3 ऑप्शन साइड डी वाला है, तो मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे का समझ में आएगा कैसे मिलर इंडिसेस निकालना है। और देख लेते हैं दो क्वेश्चन, मान लेते हैं हमको गिवन है 1 2 3, इसका निकालना है। देखो स्टेप 1 क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करने हैं हमको, साथ में ए है ए है ए है, तो इंटरसेप्ट, ये ऐसे मत करो, ऐसे कर लो 1a 2b एंड 3c, ठीक है। अब सबके इंटरसेप्ट मैंने अलग अलग दे दिए, x के लिए a इंटरसेप्ट गिवन है, a इंटरसेप्ट है x के लिए, b उसके, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, लैटिस पैरामीटर a b c हमारे लैटिस पैरामीटर है करस्पॉन्डिंग टू x y z। पहले इंटरसेप्ट लेंगे तो 1/a/a तो 1 आ जाएगा, 2/b/2 2 आ जाएगा, 3/c/3 आ जाएगा,
न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी दे सकता है, जैसे 1.5 दे देगा तुमको हमारा सी का वैल्यू, जैसे सपोज कर लो, और इंटरसेप्ट इसके करस्पॉन्डिंग दे देगा 3 दे देगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3/1.5 कर देंगे, ऊपर 0 कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, पहला काम होगा इंटरसेप्ट, हमने इंटरसेप्ट निकाल दिया। दूसरा काम होगा रेसिप्रोकल, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। इसके बाद है कि एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, तो एलसीएम इसका 3 to 6 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 6, 1/2 इंटू 6 मतलब 3, 1/3 इंटू मतलब 2, तो मेरा ये क्या हो गया, मिलर इंडिसेस हो गया। ठीक, ये भी हो गया। अब जैसे उल्टा जाना हो तो कैसे जाओगे, उल्टा जाना हो तो कैसे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लो 3 1 1, ये मेरे को गिवन है, प्लेन है ये मिलर इंडिसेस वाला प्लेन। ठीक, ये एच के एल का वैल्यू, इसके ऊपर उल्टा जाना हो तो उल्टा जाने के लिए पहले इसको रेसिप्रोकल ले लो, जैसे उसमें रेसिप्रोकल चाहिए तो आ जाता है, ये 1/3 1 1। ठीक, अब इसके बाद इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 3 3, है ना, क्योंकि एलसीएम का 3 आएगा। तो अब इसका प्लेन हम लोग बनाएंगे, कि अब ये इंटरसेप्ट है, तो अब जो मैं वो पहले कह रही थी ना, अब उसको कर सकते हैं कि अगर 1 यूनिट मानूं, है ना, अगर मैं 1 यूनिट मानूं तो ये मेरा 1/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/x x है, y है, z है, तो x पे 1/3 दूरी चलेंगे इधर पे, और y पे पूरा 1 है, इसमें भी पूरा 1 है, तो ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, सॉरी वो मैंने पहले गलती से गलत बता दिया था, इस प्रकार से उल्टा जाएंगे, क्योंकि 1 1 वाले में इसलिए दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 1/1 करते हैं रेसिप्रोकल तो 1 ही आता है, इसलिए उसमें लगता है कि नहीं ये तो सही है। थैंक यू आज के लिए, बाकी अब देखते हैं आगे, और इसके आगे भी तो बहुत बचा हुआ है।